Another webinar session on a straightforward guide to filing your taxes here at the NIC. For those of you who don't know about the National Incubation Center, we are Pakistan leading incubation center. We help startup gain access to invaluable mentorship, investment opportunities, and international network, custom curriculums, and much more. My name is Rashish Shazad, and I am working here at the NIC as Assistant Manager Finance. Today we have Khurram Shehzad Aslam Saab. He is an authorized tax practitioner licensed by Federal Board of Revenue (FBR), member of Rawalpindi Islamabad Tax Bar Association (RITBA), past 10 years of experience in construction, retail, development sector, telecom, and consultancy services with world-renowned bigwigs like KPMG, RSMA International, and WTS Global. Currently, he is founding partner and leading the tax compliance litigation and advisory section of the Taxationist Corporate Consultant. Welcome and thanks for joining us, Khurram Saab. Thank you very much. Thank you very much, Rashid, for this session. आज के जो सेशन था इसका पर्पस था टैक्स फाइलिंग का. आजकल ये काफी हॉट टॉपिक चल रहा है टैक्स रिटर्न्स का. तब तक हमें और ऑडियंस भी ज्वाइन कर लेगी. हम प्रॉपर सेशन का आगाज़ करेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि एक सैलरी रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है आरएस में, और अगर एओपी है तो उसकी रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है. कुछ चंद कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर इंडिविजुअल के माइंड में जब वो रिटर्न फाइल करता है उससे पहले. और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते. बेसिकली लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न. जैसे कि एक सैलरीड इंडिविजुअल है, वो टैक्स अपना एम्प्लॉयर उसका टैक्स डिडक्ट कर रहा है. वो कहता है कि जी मैं अपनी टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूं जबकि मेरा तो टैक्स ऑलरेडी विदहोल्ड हो रहा है. हम खुर्रम साहब से भी थोड़ा सा इसके बारे में ओपिनियन लेंगे और उसमें ये पूछेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसके बारे में क्या कहता है. हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न्स. खुर्रम साहब, कैन यू प्लीज गाइड अस? जी बिल्कुल. एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर. जो सैलरी क्लास है वो ये समझ रही होती है कि अगर 149 में टैक्स उनका एम्प्लॉयर जो है वो विदहोल्ड कर रहा है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है टैक्स फाइल करने की, क्योंकि उनका टैक्स वही है जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स उनका कट रहा है. लेकिन देखें इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि जब वो सैलरी पे कर रहा है एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो जाहिर है वो बाउंड है कि वो टैक्स उनका विदहोल्ड करेगा. लेकिन अब ये तो है एम्प्लॉयर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तो अगर हम बात करें उसकी एम्प्लॉय साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही नीड टू रिपोर्ट ऑल द रिसीव्ड्स, पेमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज जितने भी हैं वो प्रॉपर करेगा. इसके लिए फिर उसको एनुअल अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना जरूरी है. बिकॉज ये देखें ना कि अगर एक बंदा सैलरी अर्न करता है तो वो कहीं कंज्यूम भी करता है, तो उस जो कंजम्पशन साइड उसकी है उसमें उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उससे वो गाड़ी खरीद सकता है, वो प्लॉट खरीद सकता है. इसके अलावा अगर उसने उसको फिक्स डिपॉजिट में रखवाया है तो उसको वहां से कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होगा. तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ सैलरी विड्रॉ करता है और उसके बाद बात खत्म होती है. उसके बाद आगे पूरा एक सिलसिला है विच नीड टू बी रिपोर्टेड ऑन एनुअल बेसिस. तो आई थिंक अगर ये कोई मिसकंसेप्शन है, अगर ऐसा कोई बंदा या हमें सुन रहा है तो उसको चाहिए कि अगर उसका एम्प्लॉयर एक सर्टन थ्रेशोल्ड से जो आजकल 6 लाख रुपए, अगर वो 6 लाख रुपए एनुअल से ज्यादा सैलरी विड्रॉ करता है तो यकीनन उसका एम्प्लॉयर जो है उसका टैक्स जो है वो काट रहा होगा प्रिवेलिंग स्लैब रेट्स के मुताबिक. अब अगर वो स्लैब रेट्स के मुताबिक उसका टैक्स प्रॉपर्ली कट रहा है तो ही नीड टू रिपोर्ट टू द एफबीआर एज वेल. और आप इसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त अगर आप अपने एसेट्स उससे खरीदते हैं, आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसको आप रिपोर्ट नहीं करते, वो किसी और सोर्स से एक्साइज डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन एफबीआर तक आती है, तो आपको नोटिस कर सकते हैं कि भाई आपके नाम पे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो आप इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे. इसके ऊपर आपको अच्छी खासी पेनल्टी भी हो सकती है ऑन कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा वो ये है कि अगर आपका टैक्स कट रहा है या आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड जो कि एम्प्लॉई के लिए जो है या 6 लाख रुपया है, आप 50,000 रुपये मंथली से ज्यादा अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो यू नीड टू फाइल योर रिटर्न एंड रिपोर्ट टू द एफबीआर. सेकंड जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का वो इट्स अबाउट के हु नीड टू बी. तो देखिए उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो ये है कि अदर देन सैलरी, जो जैसे कि टैक्सेबल लिमिट उन्होंने 4 लाख रुपए रखी है, एम्प्लॉय के लिए 6 लाख है. पहली तो ये अगर इससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं तो यू नीड टू फाइल द रिटर्न एज वेल. इसके अलावा कुछ सर्टन ट्रांस, जैसे गाड़ी आपका है, वो कहते हैं कि 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी अगर आपने रखी है, 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जो है वो डिफरेंट उन्होंने बताया रेटिंग एरिया और
जो आपके बड़े सिटीज हैं उनमें अगर आपके पास लैंड आपने रखी हुई है तो यू नीड टू फाइल द रिटर्न। इसके अलावा अगर आप पिछले 2-3 सालों से टैक्स फाइल कर रहे हैं तो फिर भी आपको चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आपने कोई रिफंड्स वगैरह या कोई आपने क्रेडिट्स वगैरह वहां से गवर्नमेंट से क्लेम किए हुए तो देन भी आपको चाहिए कि आप रेगुलरली अपनी रिटर्न को जो है वो फाइल करें। इसके अलावा अगर आपके फॉरेन एसेट्स वगैरह हैं तो फिर भी, यानी कि ये एक लंबी लिस्ट है। इसमें आप ये देख लें कि अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहे हैं तो यू नीड टू फाइल द रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस। अच्छा ठीक है खुरम साहब, थैंक यू, आपने ये शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता जिसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। दूसरा बताएं कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न बेसिकली, सो क्या सर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं और जी वो कहाँ से हम बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं? जी जी, इसमें 2-3 चीजें अगर देखें, आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेसिफिकली हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली एम्प्लॉइज को, सैलरी क्लास को। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जैसे आपने इंट्रो में बताया है, तो उसमें हम अगर आप देखें अगर एक एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी उसका एम्प्लॉयर काट रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो उसको जो है वो डिडक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेगा, जिसमें वो पूरी तफसील होगी मंथली बेसिस पे कि जो जो टैक्स उसका गवर्नमेंट को जमा हुआ है एज अ प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा ठीक। अपनी वो सैलरी की डिटेल वहां से लेगा। इसके बाद जो है हमें बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है ताकि हम उसमें देख सकें कि हमारे जो टैक्सेस कटे हैं। इसके अलावा हमने क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का होता है वो भी रिपोर्ट करना होता है। और इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है तो जाहिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स भी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होते हैं, तो वो भी इसलिए बेहतर है कि सेकंड जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो सकता है वो उसका बैंक होता है। और बैंक आपको वैसे भी पता है कि जो एफबीआर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक बैंक अकाउंट आपने अपनी प्रोफाइल में अपडेट भी करना है, तो ये भी करें। जिन लोगों ने नहीं किया वो वहां से जाके प्रोफाइल में ऐड भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट। थर्ड डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि आपकी सेल फोन कंपनीज के जो होती हैं वो टैक्स काट रही होती हैं, जैसे मोबिलिक जैज, तो ये सारी वहां से भी सर्टिफिकेट आपको एनुअल मिल जाते हैं, वो ले लें। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेट के कनेक्शन वगैरह रखे हैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे टैक्सेस कितने कटे हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े से अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी जो आपको पता है कि वहां पे भी टैक्सेस जो है वो एजुकेशन के ऊपर कट रहे होते हैं। तो इसलिए ये चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा अगर आपने कोई लैंड परचेज की है, एक्वायर की है, तो गाड़ी ली है, तो उसके डॉक्यूमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भी आपको रिपोर्ट करना होती है। इसके अलावा जितने भी टैक्सेस आपके कट रहे होते हैं, जहां जहां कट रहे होते हैं वहां से ये अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है एविडेंस के तौर पे आप कलेक्ट कर लें। ठीक है, अब तो तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन होता है उस पे भी कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक रिटर्न फाइल करने का। वो बेनिफिट्स अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि एक रिटर्न जो फाइलर होगा उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो बेनिफिट में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस वक्त जो है जबकि एफएटीएफ और ये सारे मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं जहां पे वो यही कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर एसेट्स में उनको डिक्लेयर करें। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये है कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके नाम के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई प्लॉट है, कोई गाड़ी है, कोई ऐसा रिपोर्टेबल एसेट है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। ये अगर वह नहीं करते तो इसका भी आपको नुकसान हो सकता है, पहली बात। दूसरी ये है कि फाइलर नॉन फाइलर का आपको पता है कि बहुत बड़ा टैक्सेशन का ऑल टुगेदर 100% आपको डबल टैक्स हिट करता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, दे रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, इवन आपका जो है एनुअल गाड़ी का जो आप उसको एक्साइज से उसको टिकट लगवा रहे होते हैं वो भी आप कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं जहां भी आप, इवन नॉन फाइलर के ऊपर अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन जो टैक्सेशन है वो हो रही है। उसका सबसे बड़ा फायदा जो दूसरा आपको होता है वो डिक्लेरेशन के बाद ये होता है कि आप एक फाइलर के तौर पे जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो जब आप फाइलर बन जाते हैं तो आपके ऊपर ऑल टुगेदर जो है वो टैक्सेशन जो है वो हाफ हो जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपको ये हो जाता है। इसके अलावा ये है सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि आप अपना प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते जाते हैं। हर साल जो एसेट आप ले रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, तो उस हवाले से आपको किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अबाउट द लास्ट डेट एंड एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एफबीआर ने 30 सितंबर से डेट एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर की है। आज 11 अक्टूबर है, यानी कि 4 दिन रह गए हैं रिटर्न फाइलिंग के। तो थोड़ा सा खुरम साहब ये बताएं कि अगर जो लोग 15 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, जो कि एलिजिबल थे, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन रिक्वायर्ड है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है, तो उनको क्या नुकसान हो सकता है, क्या पेनल्टीज पे करना पड़ सकती हैं, या वो लोग जो अपनी रिटर्न 15 के बाद फिल करते हैं,
तो उस केस में क्या पेनल्टीज होंगी इंडिविजुअल्स को या AOP को, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कर दें। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। इस समय चांसेस हमें कम ही नजर आ रहे हैं। रीजन ये है कि FBR ने 1 जुलाई से ये फॉर्म अवेलेबल कर दिया था। अगर आप 1 जुलाई से काउंट करें, उसमें कुछ फ्यू डेज हैं जहां पे FBR का सिस्टम चोक भी हुआ, जिसकी वजह से कुछ एक्सटेंशन भी हुई। तो हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले मिल चुके थे, फिर 15 डेज मजीद गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किए हैं। तो इसमें मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर तो FBR का जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो उन्होंने टारगेट रखा था वो अगर मीट होता है, हो जाता है, तो फिर माइट उसमें चांसेस कम हैं। अदरवाइज अगर स्टिल वो गवर्नमेंट देखती है कि नंबर ऑफ जो फाइलर्स हैं वो भी कम हैं और हमारा वो जो फाइनेंशियल टारगेट है वो मीट नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट के टैक्सेस जमा होंगे, तो उसमें देयर आर चांसेस कि वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बढ़े रह रहे हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि देखें, अपने आप को प्रॉपर एक्टिव फाइलर रखने के लिए आपको जरूरी होता है कि आप अपनी कंटिन्यूसली रिटर्न्स को फाइल करें। अगर आप 15 तक नहीं करते और गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं करती, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि जब आप लेट फाइलर के तौर पे जाते हैं तो आप वो पेनल्टी भी हिट कर सकती है। इसे एक अगर इसको मैं बिल्कुल ले मैन और सिंपल करके देखूँ तो 40,000 है, और अगर आप वेल स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो 1 लाख। ये बहुत मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। और अगर आप जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट सरचार्ज आपको हिट करता है कि टू गेट इनटू द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उसके लिए इन्होंने इंडिविजुअल के लिए 1000 है, AOP के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000 है टू गेट ऑन टू द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे कुछ जो हर बंदे के माइंड में होते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले। थैंक यू खुरम साहब, आपने इसके आंसर हमें किया। सो आई थिंक अभी हमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो हम प्रॉपर सेशन की तरफ चलते हैं कि एक अगर इंडिविजुअल है उसकी सैलरी रिटर्न है तो वो किस तरह से अपनी रिटर्न IRS पोर्टल में पोर्ट करेगा, और अगर AOP है तो वो किस तरह से अपने रिटर्न पोर्टल में पोर्ट करेगा। तो खुरम साहब प्लीज गो अहेड विद प्रेजेंटेशन और एनीथिंग एल्स जो भी है। जी अभी हम आ चुके हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। राशिद, आपको नजर आ रहा है? जी जी आ रही है, आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है। प्रेजेंटेशन ओके है जी। जी ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं कि प्रिपरेशन एंड फाइनल ऑफ बेसिक सैलरी इनकम, तो जो लोग बिल्कुल जिसे लेमैन आप अप्रोच कहते हैं, हम बिल्कुल बेसिक चीजें आज आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक हमने इश्यूज लिए हैं वो वही हैं जो एक सिंपल सैलरी और बेसिक सैलरी रिटर्न के बंदे के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। तो उसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बिफोर गेट इनटू द डिटेल डिस्कशन, हम इसको जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले देखें कि हम थोड़ा सा सैलरी रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी रेट में अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 6 लाख, उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्लैब्स हैं, 6 लाख से 12 लाख है और ये अप टू 75 मिलियन है। यानी कि 6 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आपका विथहोल्ड होगा या आपको जमा नहीं करवाना पड़ेगा। और अगर 6 लाख से 12 लाख की रेंज है तो उसमें आप देख रहे हैं कि आपको 6 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी उसका 5% रेट होगा। तो ये बेसिकली ऑल टुगेदर है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड है। क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम थोड़ा सा रेट्स का जो है वो भी ओवरव्यू कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सैलरी क्लास है वो वहाँ पे सैलरी के लिए स्पेसिफिक फॉर्म है, और वो फॉर्म ये कहता है कि अगर आपकी जो सैलरी और आपकी जो अदर देन सैलरी इनकम है वो 75% ऑफ द सैलरी इनकम से ज्यादा नहीं है, तो आप एक बेसिक फॉर्म जो सैलरी क्लास के लिए दिया गया आप उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर आप ये देखें कि बाज़ औक़ात ये होता है, मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि अगर आपकी फर्ज करें 100 रुपए की अगर एक इनकम है सैलरी से, और आपका जो अदर है यानी कि आपको प्रॉफिट से और आपको डिफरेंट गेन्स हो रहे हैं या आपका अदर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, उसमें से आपको 80 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तो फिर आप ये फॉर्म जो है वो फाइल नहीं करेंगे। ये सिंपल जो है वो सैलरी रिटर्न के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप फाइलिंग ऑप्शंस आपके पास क्या है। एक जो सैलरी एम्प्लॉय है, आप जब लॉग इन करते हैं तो आप ऊपर देख रहे हैं कॉर्नर में कि 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक ये वो कहता है कि आप थ्रू विजिट फॉर्म फाइल जो है वो कर सकते हैं, और सेकंड वो आपको कहता है कि थ्रू क्लासिक फॉर्म है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत आईरिस की नौ हाउ है तो ये आपके लिए क्लासिक फॉर्म बेहतर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक लंबा चौड़ा फॉर्म इसके अंदर है जिसमें बाज़ औक़ात मतलब जो लेमैन है उसके लिए इशू हो सकते हैं। वो फिर बंदा उसके लिए दूसरी ऑप्शन जो FBR ने दी है वो ये है
कि वो थ्रू विज़ार्ड जो है वो भी फॉर्म फाइल कर सकता है। विज़ार्ड में आप देख रहे हैं कि आपको साथ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक इसका जो है वो फ्रंट एंड है, जिससे आप आसानी से जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप इन दो, अगर आप विज़ार्ड में हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसको स्विच भी कर सकते हैं क्लासिक फॉर्म में। अगर आप क्लासिक फॉर्म के अंदर हैं तो इसको वाइस वर्सा आप वापस विज़ार्ड व्यू के अंदर भी जो है वो ला सकते हैं। तो ये बेसिकली फाइलिंग ऑप्शन आप होगी। इसके बाद वो बेसिकली वो काम है, वो फाइलिंग का डेटा है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है जी, जो हमने फर्जी डाटा लिया है ताकि आप लोगों की आसानी के लिए और आपको हम गाइड कर सकें इस मामले में। सबसे पहले मेरे पास देखिए टैक्सेबल सैलरी है, हमने 2.2 मिलियन रखी है इसको इंटेंशनली, ताकि हम नीचे एक्सपेंसेस भी उसके मीट कर सकें। अब इस सैलरी के ऊपर जितना टैक्स जो है वो कटना चाहिए वो हमने, उसका एम्प्लॉयर ने जो है 164,000 रुपीज़ उसका टैक्स काट लिया। और नेटली टैक्सेबल सैलरी, अब हम उसकी भी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इसको इट व्हाट इज टैक्सेबल सैलरी एंड ग्रॉस एंड उसमें से डिडक्शन, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और शॉर्ट टाइमिंग की वजह से हम डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर टैक्सेबल सैलरी की फिगर ही उठा रहे हैं। तो ये 2.2 मिलियन की फिगर है। देन उसके बाद 164,000 की जो इसका टैक्स डिडक्ट हुआ है। और नेक्स्ट देखें बैंक अकाउंट का है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तकरीबन हर सैलरी क्लास के पास मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो होता है। तो इसमें हमने फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन एक बैंक अकाउंट लिया है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसके अंदर उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो उसका जो 30 जून का बैलेंस हमने लिया है वो 250 है। और प्रॉफिट ऑन डेट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आप देखें 7B में 7.5 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट ऑन डेट के थ्रू भी इनकम हुई है, और उस पर टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो 1,12,000 है। नेक्स्ट जो है वो उसका कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है जब वो उसने अमाउंट रेमिट की है आउटसाइड द कंट्री। तो ये 1500, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप अपनी विथहोल्डिंग टैक्सेस जो होते हैं वो कहाँ पे और कैसे पुट कर सकते हैं फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि उसने एक गाड़ी ली है, और ये गाड़ी जब ट्रांसफर हुई है तो उसके ऊपर उसका थोड़ा सा टैक्स कटा हुआ है। और एक प्लाट उसने खरीदा है, और ये भी इसलिए कि हम ताकि ये देख सकें कि आप जब एसेट खरीदते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी की एंट्री जो है वो आपने कैसे करनी है, उसके बाद प्लॉट और उसके ऊपर कटे हुए टैक्स जो होते हैं उनकी एंट्री जो है वो आपने कैसे करनी है। और नीचे जस्ट फॉर योर नॉलेज हमने कुछ एक्सपेंसेस लिए हैं पर्सनल जो उसने ड्यूरिंग द ईयर पे किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर, टेलीफोन और अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं ये हम देखें। अब ये बेसिकली एक बेसिक डाटा है। अगर आप सैलरी क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो उसका जो परेशानियां हैं या उसका जो डाटा है वो इसी के अराउंड घूम रहा होता है। इसमें नंबर में बढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ में एक बैंक अकाउंट की एग्जांपल ली है, आपके मोर देन 1 बैंक अकाउंट हो सकते हैं। हमने एक प्लॉट लिया है, आपके मोर देन 1 हो सकते हैं। गाड़ी एक है, यहाँ पे मोर देन 1 गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो डेटा होगा वो तकरीबन इसी के अराउंड ही मोस्ट ऑफ द सैलरी क्लास का जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये बेसिकली आज की हमारा टारगेट है। टू मीट दिस टारगेट अब हम जो है वो जाएंगे अपने लाइव आईरिस अकाउंट के ऊपर, और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो जो मेरे पास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट मेरे पास बेसिकली एक हम आईरिस के ऊपर जा रहे हैं, और आईरिस अकाउंट में जाके हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो इस पूरे सिस्टम को रिटर्न को फाइल करेंगे। और इस दौरान राशिद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन इस दौरान, ताकि मैं जरा आईरिस पे शिफ्ट हो जाऊं। और अब आई नेक्स्ट थिंक जो डेटा आपने सैंपल लिया है, ठीक है, तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप हमें उस आईरिस में गाइड कर देंगे तो वो कुछ लोगों के क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे कि अगर गाड़ी है मेरे पास तो उसको मैं किस तरह से रिटर्न में शो कराऊं। सो आई थिंक इस सैंपल डेटे में सारी चीज़ें कवर्ड हो रही हैं, बेसिक जो एक नॉर्मल रिटर्न्स है। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप हमें आईरिस में बता देंगे किस तरह से ये हम पे डाटा पुट कर सकते हैं। आईरिस नजर आ रहा है जी आपको? जी नजर आ रहे हैं, जी नजर आ रहे हैं। चले मैं फिर कंटिन्यू करता हूं जी। अब सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबसे पहले देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो सैलरी है, आप जब यहाँ से फॉर्म खोलते हैं तो फॉर्म खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देता हूँ इसको, ताकि हम आसानी से जो है, अब देखें यहाँ से जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आप जाते हैं डिक्लेरेशन के अंदर।
डिक्लेरेशन में आप देख रहे हैं कि ये आपको दो ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताए थे कि आप सैलरी वाला जो बंदा है वो दो, या तो विजिट व्यू के थ्रू या क्लासिक व्यू के थ्रू, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसके तहत वो फाइल कर सकता है रिटर्न। इसके अलावा इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन जो है, हम जाने से पहले एक चीज और है, जैसे राशिद साहब से मेरी बात शुरू में हो रही थी तो आपने कहा था कि विदहोल्डिंग टैक्सेस का डेटा हम कहाँ से निकाल सकते हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस ने इस दफा MIS का एक नया ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मुतारिफ कराया, जो कि पिछले 2-3 साल से। इसका फायदा आपके पास ये है कि आप डेटा कलेक्ट करने से पहले एक दफा और रिटर्न फाइल करने से पहले एक दफा यहाँ पे नजर दौड़ाएं कि आपके कौन कौन से टैक्सेस जो है वो ऑलरेडी FBR को रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर वो तमाम डेटा आपका यहाँ पे रिपोर्ट है तो बेशक आप उसकी इंफॉर्मेशन ना लें, क्योंकि वो ऑलरेडी FBR के पास है और वो आप यहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखें, जब आप MIS में आएंगे तो सबसे पहले आपके पास पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप ईयर स्टार्टिंग और ईयर एंडिंग की डेट्स डालें। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जुलाई 20 से लेकर 1 जुलाई 20 से लेकर 30 जून 2021 तक का डेटा अगर मैंने निकालना है तो मैं यहाँ से उसका जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो है वो मैं डालूंगा। उसके बाद उसको मैं सर्च बटन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो बेसिकली एक रिपोर्ट हो रही है यहाँ पे एंट्री, ये एंट्री इस बंदे का टैक्स जो है वो इस साल का कटा हुआ है। तो यहाँ से जाके आप बेसिकली जो है वो टैक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं फॉर्म लॉन्च कर चुका हूँ तो ये फॉर्म मैं डायरेक्टली जाके क्लासिक व्यू में ओपन कर लूंगा। मैंने सिर्फ ये है कि टाइम की बचत को सामने रखते हुए, टाइम की कमी को सामने रखते हुए, ये जो एंट्रीज आपसे डिस्कस की हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी हैं। हम 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे कि ये एंट्री आपने बेसिकली पंच कहाँ पे करनी है जाके। सबसे पहले आप देखें कि आप जैसे यहाँ पे टैब्स आप देख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट टैब भी दी हुई है, क्योंकि ये जो रिटर्न फॉर्म मैंने ओपन किया, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये सिंपली ये रिटर्न फॉर्म जो है ये है ही सैलरी के लिए, इसलिए इन्होंने सिंपल एम्प्लॉयमेंट टैब दी है, अदर सोर्सेज की टैब दी है, या अगर आपका किसी एम्प्लॉय की छोटी मोटी फॉरेन से इनकम आ रही है वो रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस, और वो यहाँ पे देख रहे हैं कि टैब है ही नहीं। अगर आपकी बिजनेस भी साथ इनकम आती है तो फिर आप 1141 का सिंपल नॉर्मल फॉर्म जो है वो लॉन्च करेंगे। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट टैब के अंदर, तो इसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है वो सैलरी है कि आप सैलरी, नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको शुरू में सैंपल डाटा में बताया था कि 2.2 मिलियन की सैलरी है, वो आप देख रहे हैं कि हमने 1109 कोड के जो है वो सामने डाल दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो चीज इसकी है वो है कि जो इसका टैक्स जो है वो विथहोल्ड हुआ था। जो टैक्स विथहोल्ड हुआ है सर इसका, वो हम जाएंगे सीधा इस टैब के बाद। नीचे आप देख रहे हैं कि टैक्स चार्जेबल की एक टैब है, यहाँ पे देखें कि ये जो 149 में टैक्स जो आपका एम्प्लॉयर काट रहा होता है वो बेसिकली एडजस्टेबल होता है। तो ये देखें 164 का इसका टैक्स विथहोल्ड हुआ था, वो जाके हमने एडजस्टेबल टैब के अंदर जो है वो इसका डाल दिया है। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हम इस वक्त एडजस्टेबल टैक्सेस के पोर्शन में हैं, तो यहाँ पे जो टैक्सेस इनके एडजस्टेबल थे वो बेसिकली हम आपको साथ साथ यहाँ पे दिखाते जाते हैं। देखें इसका गाड़ी के ऊपर जो टैक्स कटा था 2500 रुपए का, ये आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी के ऊपर टैक्स कटा होता है ये बेसिकली आप यहाँ पे जो डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त ये प्लस का साइन है सेक्शन 234, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप प्लस के साइन को क्लिक करते हैं यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी का जो नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर आप वो डालें और नीचे उसके बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल है, जब उसको आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस तरह ये नीचे सिस्टम रो ऐड कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिया, कल्टस लिखा और उसके ऊपर जो 2500 रुपए का टैक्स कटा हुआ था वो हमने यहाँ पे इसको क्लेम कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास जो टैक्स है वो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, तो अब मैंने वो जाके सीधा 9500 रुपए का इमूवेबल का जो टैक्स था वो यहाँ पे हमने उसको क्लेम कर लिया। उसके बाद मेरे पास जो है अगला जो है वो टैक्स कटा हुआ था वो बेसिकली ऑन रेमिटेंस था, कि जब आप अमाउंट पाकिस्तान से बाहर रेमिट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो बैंक आपका टैक्स काट रहा होता है वो आपका 236Y में टैक्स कटता है, तो वो भी नीचे मैंने ये 1500 रुपए उसका टैक्स डाल दिया। तो जितने मैंने सैंपल डाटा के अंदर टैक्सेस लिए थे, जो उसका एडजस्टेबल पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये तो एडजस्टेबल और मिनिमम ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टेक्निकल वर्डिंग है, इसको मैं सिंपल में लिखूं तो आप सिंपल ये देख लिया करें कि अगर आपको इस चीज की इतनी समझ नहीं आती कि टैक्स क्या होता है, इसको सिंपल आप कंट्रोल F दबाएं। कंट्रोल F दबाने के बाद अगर आपकी गाड़ी है आप लिखें व्हीकल, वो व्हीकल वाली रो आपको बता देता है। आप वहाँ पे सिंपली बैंक लिखें तो जितनी भी बैंकिंग की यहाँ ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ढूंढने में भी मसला हो रहा है, बिल्कुल लेमैन अप्रोच से आप जा रहे हैं, तो आप कंट्रोल F करें, फाइंड करें, अपना वर्ड लिखिए वो यहाँ पे, यानी कि कैश अगर मैं लिखूँ तो जितनी भी कैश, जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल F करता हूँ, मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ। अब देखिए कैश विड्रॉल के ऊपर है और दूसरा जो है वो मुझे बता रहा है कि कैश विड्रॉल है, तो अब मैं यहाँ पे जाके
अपना बैंक ऐड करूंगा, अगर मेरी कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स कटा हुआ है तो मैं यहाँ पे बैंक ऐड कर सकता हूँ। अपने बैंक का मैं IBN या उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखूंगा, नीचे बैंक का नाम और ब्रांच नेम, इसको मैं यहाँ से ओके करूंगा तो मैं यहाँ पे जो कैश विड्रॉल का टैक्स कटा है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यानी कि हमने बहुत से टैक्सेस यहाँ पे, ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट इस शॉर्ट टाइम में कवर नहीं हो सकती थी, तो मैंने मिनिमम 3-4 टैक्सेस लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ पे वो पुट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टैक्स है वो हम देखेंगे कि जैसा आपको मैंने आपसे कहा था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप जाते हैं तो वो आप देख रहे हैं कि उसका टैक्स कटा हुआ था 750,000 रुपीज का, और उसके ऊपर जो 15% के हिसाब से टैक्स उसका विदहोल्ड किया था बैंक ने, वो 1,12,500 रुपए। अब देखना ये है कि ये हम टैक्स जो है वो कहाँ पे डालते हैं। ये जब आप इस टैब में आएंगे, यहाँ पे भी वही अप्रोच है कि आप कंट्रोल F करके भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, ये जो वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये, और आपने लिखा नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। इस टैब में जाएंगे, जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे ये कहेगा कि अपने बैंक की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप पुट करें। तो बैंक डिटेल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसमें आपने बैंक अकाउंट नंबर डालना है और बैंक का नाम, जैसे कि आप नीचे देखें कि हमने सैंपल एंट्री में ये काम किया, मैंने बैंक का नाम लिखा है और एक हमने फर्जी सा जो बैंक अकाउंट है वो साथ में ऐड किया हुआ है। उस बंदे का टैक्स जो टोटल उसको इनकम हुई थी प्रॉफिट ऑन डेट से वो थी 7,50,000 रुपए, और 7,50,000 रुपए का हमने 1,12,500 रुपए का टैक्स कटा हुआ था, वो हमने वेरी नेक्स्ट टू द एंट्री डाल दिया है। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कराते हैं। जब आप कैलकुलेट कराएंगे तो ये सारी अमाउंट्स जो हैं वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। इस पोर्शन तक आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो अभी हमने फॉर्म लॉन्च किया है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने बेसिकली अपनी इनकम को रिपोर्ट करना होता है और जो टैक्सेस कटे होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है, और इसके अलावा इनकम पे जो आपको बेनिफिट्स हैं, जैसे आपने ज़कात डिडक्ट की है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वो वाली चीजें रिपोर्ट करनी होती है। दूसरा पोर्शन जो इसका होता है वो जैसे हमने इनकम यहाँ पे डाल दी, इनकम यहाँ डालने के बाद विद होल्डिंग टैक्सेस डालने के बाद आप नीचे जाते हैं टैक्स चार्जेबल की टैब के अंदर। उसमें अगर आप देखें तो कंप्यूटेशन टैब है। कंप्यूटेशन टैब में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसके बाद जितना उस पर टैक्स बनता था वो भी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद जितना टैक्सेस जो है टोटल इस पे कटे हुए थे ये सारे आ गए, और नीचे जो है आप देख रहे हैं कि 13,206 रुपए का रिफंड बन रहा है। रिफंड से मुराद ये होती है कि जब आपके जो डिपॉजिटेड रिफंड आपके पैसे हैं वो आपके टैक्स से ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इसकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स बन रहा था वो 164,294 बन रहा था। खुरम अगर ये ड्रॉप डाउन कर लेना थोड़ा सा, वो नजर नहीं आ रहा कि जो लायबिलिटी बनी हुई है टैक्स लायबिलिटी, ये आपको नजर नहीं आ रहा? आगे ठीक है आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो आप ऊपर आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे टैक्स चार्जेबल, ये देखें जो नॉर्मल टैक्सेस के ऊपर वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद नीचे देखें नॉर्मल टैक्स जो है, जो नॉर्मल सैलरी के 164 बन रहा है, ठीक है, और इसका जो टैक्स टोटल कटा हुआ था वो यानी कि 290 था, तो उस पे ऊपर इन्होंने तकरीबन 13,000 रुपए का इसको जो है वो रिफंड कैलकुलेट कर दिया। रिफंड से मुराद ये है कि जो आपकी एक्सेस अमाउंट जो है खुरम वो जो रिफंड वाली अमाउंट है ना वो नजर नहीं आ रही, ये 290 तक तो नजर आ रहा है, ये 13,000 नहीं नजर आ रहा है नीचे, 13,000 नहीं नजर आ रहा मुझे। 206 ये फुल स्क्रीन आपने शेयर की हुई है सर? ये आई थिंक ये जूम के नीचे लिंक आ रहा है जिसकी वजह से नहीं आ रहा मेरे पास, आई थिंक ये आपके पास शो हो रहा होगा, आप चेक करें। अब शो हो गया, बस ठीक है, आप आगे चले। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो रिटर्न का पोर्शन है वो एम्प्लॉय की एंड होता है। अब आगे हम चले जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। ये सारी इनकम जो है हमने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कैसे मूव करनी है, उनकी एक गाड़ी है, एक प्लॉट है और एक बैंक है, वो हमने उसके बैलेंसेस जो है वहाँ पे जाके कैसे शो करने हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस वाली शीट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो वो एक्सपेंसेस जो हमने जैसे रेंट इसका है, इसमें आप देख रहे हैं कि रेंट रेट एंड टैक्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, तो जो भी आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट है। इसमें अगर आपके कोई एक्सपेंसेस आपने बेयर किए हैं तो एक्सपेंसेस जो हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये नीचे हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, देखिए टोटल 535,290 के इसके पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। यहाँ पे एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है और उसके आगे कॉलम दिया गया, उस कॉलम में आपने ये सारे एक्सपेंसेस डाल देने हैं। उसके बाद पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज की अगर
मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपसे को बताया था कि उसने 950 का एक प्लॉट लिया है, तो ये आप प्लॉट देख रहे हैं कि हमने वो प्लॉट भी यहाँ पे रिपोर्ट किया है। प्लॉट ऐड करने का तरीका ये कि यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ प्लस के साइन पे एग्रीकल्चर का एड्रेस डालें, उसकी डिटेल डालें और उसका रकबा वगैरह डालें यहाँ पे, यानी कि जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उस प्रॉपर्टी की आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी आप ऐड के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं कि 7006 की जो ऑप्शन है आपके पास वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका वेरी सिंपल, आप अकाउंट नंबर डालें, बैंक की डिटेल डालें, उसके बाद इसको ओके करेंगे तो इस तरह एक लाइन नीचे ऐड हो जाएगी। उसमें जाके अपना 30 जून का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे कि इनका क्लोजिंग बैलेंस था तो हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसके बाद गाड़ी ऐड करने का तरीका सिंपल है, मोटर व्हीकल एंड नॉन बिजनेस आगे देखें तो ये मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस में आप सिंपली जाएंगे और इसमें जनाब आप ये ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं FSD और एक इसका फर्जी सा नंबर डाल देते हैं और नीचे हम जाके लिख देते हैं कि ये कल्टस है। इसको हम ओके करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे जो है वो गाड़ी ऐड हो गई है। ये बेसिकली थोड़ा सा मिसक्लासिफाई हुआ था, ये हम इसको दोबारा यहाँ पे जाके करेक्ट कर लेते हैं और इस रो को नीचे से हम ऐड करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये आपकी जो है वो बेसिकली जो है वो इसमें गाड़ी ऐड हो गई है, लेकिन ये अगेन जो है वो मिसक्लासिफाई हो गई है। इसको हम ऊपर गाड़ी वाले पोर्शन में ऐड कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं FSD और इसका एक फर्जी सा नंबर ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया है और उसको हम लिख देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोटर व्हीकल में आ गई है, ठीक है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, उसको मोटर व्हीकल सेक्शन के अंदर जो है वो हम मूव कर देते हैं। और ये दो रोज हम नीचे से डिलीट कर देते हैं। तो ये तरीका है जी गाड़ी ऐड करने का। मैंने यहाँ पे एक उनकी जो गाड़ी थी वो एक फर्जी नंबर के साथ और एक फर्जी वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी टैब के अंदर। और इस टैब के अंदर आप देखें कि हमारे पास जो है अगेन हमने जितनी आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पे रिकनसाइल करनी होती है। मैंने फर्ज किया है कि प्रीवियस ईयर में इसका कुछ भी नहीं था। अगर आप रेगुलर फाइलर हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी प्रीवियस ईयर से आ रही होगी, जबकि मैंने फर्जी तौर पे इसको फिलहाल इस वैल्यू को 0 रखा है। उसके बाद देखें कि सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम, तो जितनी भी आपकी सैलरी से इनकम हुई थी वो आपने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद वो कहता है कि सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स, तो जो 7.5 लाख रुपए की इनकम आपको वहां से हुई थी बैंक अकाउंट से वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है और इसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अनरिकनसाइल अमाउंट आ रही होगी। अब इनकी जो अनरिकनसाइल अमाउंट थी वो वही थी जो इस वक्त इनके पास कैश की सूरत में अवेलेबल थी, तो वो हमने कैश ऑन नॉन बिजनेस जब यहाँ पे डाल दिया तो उसके बाद जब आप रिकंसिलिएशन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी अनरिकनसाइल अमाउंट नहीं आ रही होगी। तो ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस था जिसमें आपने देखा कि हमने सबसे पहले चंद मामला जो है वो डिस्कस किए रिटर्न के बारे में, फिर हमने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एंट्रीज की। इनकम टैक्स रिटर्न में एंट्रीज करने के बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट हमने मूव किया वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमने एसेट्स और लायबिलिटी और इस फॉर्म को निकलने से पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन टैब में जाएं, यहाँ पे अपना नाम, नंबर और पिन डालें और उसके बाद अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस है तो आप यहाँ पे चेंज कर दें। और अगर आपकी कोई पेमेंट बन रही है यानी कि रिटर्न के एंड पे आपका टैक्स कटा हुआ नहीं था, पेमेंट आ रही थी, तो आप यहाँ पे जब पे करेंगे CPR पे करने के बाद आप यहाँ से ऐड करके उसको जाके यहाँ से कैलकुलेट जब करवाएंगे तो उसके ऊपर जाके कंप्यूटेशन टैब में वापस जाएं और यहाँ से आप दोबारा कैलकुलेट कराएंगे तो वो जो
टैक्स होगा वो यहाँ पे उठा लेगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा हमने एक डेमो था आपके लिए, जिसमें हमने प्रैक्टिकली आपको बताया कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाके पुट करनी है। ओवर टू राशिद अगेन, अगर राशिद कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो हम उसको एंटरटेन करें, अदरवाइज जो है हम मूव ऑन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन था, हाउ टू डील विद फिक्स्ड एसेट इन रिटर्न फाइलिंग। सो आई थिंक वो कल्टस जो गाड़ी आपने वो बताई है, तो आई थिंक ये उसका आंसर तो वही है। वो भी है, और प्लस ये है कि इसके अलावा हमने जो शेयर की थी आपको फिक्स एसेट में देखें ना, प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, गाड़ी भी आ जाती है, तो हमने दोनों प्रॉपर्टी भी ऐड करके दिखाई, दोनों एग्रीकल्चर और कमर्शियल, उसके बाद फिर हमने गाड़ी भी ऐड की। तो आई थिंक वो फिक्स एसेट वाला, उसके अलावा बैंक भी हमने डाल दिया, और उसी बैंक वाले सेक्शन में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो आप वो भी वहां पे जाके डाल सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल एडिक्वेटली हमने उसको कैटर कर दिया है। राशिद, कैन वी मूव ऑन? जी बिल्कुल, आई थिंक अभी वो एओपी की जो रिटर्न है उसकी तरफ चलते हैं कि वो आप हमें बेसिक सैंपल डेटा बता दें और उसकी रिटर्न किस तरह से फाइल होगी आरएसएस। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आपको पता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज जस्ट लाइक अ कंपनी, इसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल वही है जो एक कंपनी का है, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल सी कंपनी ले रहे हैं, एक सिंपल सी कंपनी, एक सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें हम एक ट्रेडिंग कंपनी ले रहे हैं जो कि फिजिकल गुड्स में डील कर रही है। और उसका हम देखते हैं कि एक सिंपल सा काम हमने किया है, क्योंकि अगर इसको मैं टेक्निकल टर्म्स में ले जाऊं तो इसके ऊपर पूरा दिन भी काम है, क्योंकि जाहिर है मोर देन 50 जो चार्जिंग और ऑपरेशनल सेक्शन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब तक आपका उनका बेस नॉलेज नहीं है, आप चाहे इसके ऊपर वो बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसको इंतहाई सिंपलेस्ट रखें, और बिफोर गेटिंग टू द टेक्निकल फॉर्म चंद गुजारिशात होंगी, चंद स्लाइड्स होंगी, वो मैं ऐसी गो थ्रू करते हुए हम वहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहले ये है कि जब भी रिटर्न फॉर्म करेंगे, चंद बेसिक प्रिपरेशन है, ये आप जरूर देख लें कि आप अपने बिजनेस नेचर का एनालिसिस जरूर करें कि आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटमेंट तो नहीं है। टैक्स रजीम जरूर देखें कि आप जो इनकम टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स है, मिनिमम है या फाइनल है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, तो ये जरूर देखें ये सब करने से पहले। तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं है, जो आप जिस सेक्टर के अंदर डील कर रहे हैं वो आप जरूर देखें एक दफा, रिकॉल करें आपके जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं, विद होल्डिंग है, एडवांस करके बताया, तो वो आप अपने एमआईएस के अंदर लॉगिन करें। इंफॉर्मेशन जब अभी तो भी ये बेसिक प्रिपरेशन है, आप डायरेक्ट एक्सेल के अंदर इनको थोड़ा सा ऊपर क्या मिनिमम जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगा है या नहीं लगता, और उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जरूर देखें कि आप अपने परचेजेस की इंफॉर्मेशन जैसे कि इनवॉइसेस हैं, और इसके बाद होल्डिंग टैक्सेस की इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय सैलरी की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करें। उसके बाद रेवेन्यू को डिक्लेयर करते हुए आपने खास ख्याल करना है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा होता है बैंक के साथ, सेल टैक्स रिटर्न्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो कोशिश करें कि आप एक जो है वो कोहेरेंट और एक हार्मोनाइज फिगर जो है वो मूव करें, ताकि कहीं भी आपको जो है उसको रिकनसाइल करने में और मसला ना हो। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक बड़ा सीरियस इशू होता है, क्योंकि जब आप एसेट्स हैं आपकी कंपनी के या एओपी के, उनको डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन पे डेप्रिसिएशन रेट्स क्या हैं, इनको डेप्रिसिएशन को कैसे डील करना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसको जो है वो एनालाइज करें। फिर ये देखें कि इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस को आपके एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं है। तब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, बट आपको बताने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल अनअवेयर हो इन चीज़ों को लेके और आप फौरन जो है अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ आ जाए। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स का मतलब ये होता है कि ये वो टैक्स है जो आपको के ऊपर हर सूरत जो है वो चार्ज किया जाएगा, और इधर आप लॉस में भी हैं तो यू हैव टू पे द एटलीस्ट मिनिमम टैक्स। और मिनिमम टैक्स की जो एप्लीकेबल है वो तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर होता है यूपी का। अगर आपका टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन से लास्ट ईयर ज्यादा था और इस साल भी आप 10 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं, तो उस सूरत में आपको फिर मिनिमम टैक्स को भी कंसीडर करना है। बाकी कॉर्पोरेट टैक्स के आगे रेट हैं, जब आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा होगी यूपी की तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है वो लगेगा।
और इसके बाद इसकी पूरी स्लैब है, वो स्लैब हम आगे चल के अगली प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अब ये देख लें मिनिमम टैक्स है। अब आप देख लें, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बिफोर फाइलिंग द रिटर्न आप अपनी नेचर ऑफ द बिजनेस जरूर एनालाइज करें। अब यहाँ पे देखें, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपकी है, और इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, ये मैं वैसे गो थ्रू कर रहा हूँ नीचे। मोटरसाइकिल डीलर्स हैं, उनके ऊपर मिनिमम टैक्स की शरह जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, और जनरल शरह जो है वो 1.5% है 2021 के लिए। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मिनिमम टैक्स की जो ये वाली स्लैब्स हैं इनको आप जरूर कंसिडर करें। आगे आपको मैंने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स का आप देख रहे हैं कि ये 4 लाख रुपए की शरह है। 4 लाख तक तो ये जीरो है, तो 4 लाख से ऊपर पर ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है अप टू 6 मिलियन, और 6 मिलियन से अगर एक्सीडिंग है तो उस सूरत में आप देख रहे हैं कि 12,20,000 प्लस 35% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 6 मिलियन। तो ये है, और इसके ऊपर आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्लैब लास्ट वाली आपको हिट करेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करूँ कि अगर एक कंपनी है, अगर एक एओपी है या एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो टैक्स है वो उसके ऊपर मिनिमम टैक्स भी एप्लीकेबल हो रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स भी है, उस सूरत में वो कंपैरिजन देखते हैं। जो हायर ऑफ होगा वो आपने पे करना है। अगर आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है तो आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे, अगर आपका मिनिमम टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो फिर आप कोशिश करेंगे कि अपना मिनिमम टैक्स पे। और मिनिमम टैक्स के लिए मैं छोटी सी एक चीज़ ये बता दूँ कि ये आपका ग्रॉस जो रेवेन्यू है उसके ऊपर अप्लाई होता है। रेवेन्यू से मुराद ये है कि जितना भी टोटल आपने अर्न किया बिफोर जो है उसमें से डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, तो ये उस फिगर के ऊपर लगाएंगे आप। और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये प्रॉफिट के ऊपर होता है, जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तमाम मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करने के बाद जो है वो चार्ज करते हैं। ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि उस कंपनी का मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखा है। उसमें सबसे पहले देखेंगे ये उनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उनका टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि 9.4 मिलियन है। और फिर उसके बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल हमने सारी लेस की, ये ग्रॉस अमाउंट है उसमें से हमने लेस की है उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये नेट प्रॉफिट जो उनका बन रहा है वो 246,615 जो है वो उनका प्रॉफिट आफ्टर जो है वो सारे टैक्सेस और डिडक्शंस और ये सारा उनके बाद जो है ये प्रॉफिट बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये उनका कुछ और भी डेटा है, जैसे मैंने आपसे कहा था नीचे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो फिगर्स हैं इसमें आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसमें सैलरी है, फूड एंटरटेनमेंट है, रेंट एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रिंटिंग, स्टेशनरी और ये चीज़ें हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ के ऊपर आप देखें कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास, तो जिसमें हम देख रहे थे कि डायरेक्ट कॉस्ट इतनी है, उसमें ट्रैवलिंग डाल के 8.9 मिलियन का इनका टोटल जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल बन रहा है। और बाकी खर्चे जो आए हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 293 जो आपने फेस के ऊपर यहाँ पे मुलायजा किए हैं वो ये आ रहे हैं। अब ये बेसिक डाटा है, आप भी कोशिश करें कि फाइलिंग से पहले एक दफ़ा आप कोशिश करें कि आप अपनी जो रिटर्न है उसका ये फिगर्स जो है वो इस तरह उसको फाइनल पहले कर लें। विद होल्डिंग टैक्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एंड वाली शीट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि उनका ये टैक्स विद होल्ड भी हुआ है 2,07,000 रुपए, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे थे तो 153(1)(a) के अंदर उनका टैक्स भी विद होल्ड हुआ है। अब यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बेसिक डाटा दिखा दिया, चंद गुजारिशात आपको कर दी। बिफोर गेट इनटू द डिटेल डिस्कशन मैं राशिद भाई की तरफ वापस जाऊंगा। राशिद साहब, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे उसको कैटर करें ताकि हम फिर नेक्स्ट फाइलिंग की तरफ मूव करें। आई थिंक एओपी से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आया है, सो इंडिविजुअल को अगर हम सर लास्ट वो हम आखिर में कर लेते हैं, आखिर में कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसको फिर हम इस तरह करते हैं कि उसको लास्ट पे एंटरटेन कर देते हैं। ठीक है, वो लास्ट में ठीक हो गया सर। अब हम मूव करते हैं जी अपनी रिटर्न के ऊपर। जो नेक्स्ट हम फाइलिंग करने जा रहे हैं उसमें आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो इस वक्त रिटर्न का फॉर्म ओपन है उसको हम देख लेते हैं। राशिद, फॉर्म नजर आ रहा है हमें यहाँ पे? जी आ रहा है, जी आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप रिटर्न ओपन करते हैं बिजनेस की, उसमें आपको प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज और टैक्स चार्जेबल की टैब जो है वो नजर आ रही हैं। हमने सबसे पहले जो डाटा एंट्री करनी होती है, जैसा मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एओपी के लिए जो जाहिर है बिजनेस है उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग,
तो ज़ाहिर हम जिस कंपनी का जो रिटर्न था वो फाइल कर रहे थे, वो बेसिकली जो है वो जो थे वो फॉल करते थे ट्रेडिंग के अंदर। तो इस वक्त जो हमारे पास सबसे पहली रिटर्न है जिसको हम फाइल करने जा रहे हैं, मैं ज़रा इसको इतने में लॉग इन कर लेता हूँ। तो वो हमारे पास है और उसका डेटा जो है वो हम आपको उसमें डाल के चेक दिखाएंगे कि आपने, अगर आपके पास इस तरह का डेटा है अवेलेबल ऑलरेडी, तो आप अपनी रिटर्न जो है वो किस तरह फाइल कर सकते हैं। तो ये आप वक्त की बचत के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका डेटा जो है वो ऑलरेडी हमने इसके अंदर जो है वो पुट किया हुआ है। जस्ट आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू कराता जाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डेटा जो है हमने वो किस तरह एक रिटर्न के अंदर जो है वो पुट करना होता है। तो अब मूव करते हैं अपने आईरिस अकाउंट के ऊपर और वहां पे जाके हम आपको बताते हैं कि आपने ये डेटा कैसे पुट करना है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक कंपनी है हमारे पास, उसका डेटा हमारे पास है। उस डेटा को हम जो है वो यहाँ पे वन बाय वन एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे। अब देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि 9.4 मिलियन का उनका टोटल रेवेन्यू है। अब आप देखें यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू है, तो कंपनी की रिटर्न मिलेंगे। लोकल और फॉरेन अलग अलग सेल होती है, एक्सपोर्ट अलग और लोकल अलग है। जबकि जब आप एओपी की रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे एक ही टैब होगा, तो उसके अंदर ही आपने सारी ग्रॉस अमाउंट जो है वो अपनी डाल देंगे। ये इनकी ग्रॉस सेल है, वो हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद जो नेट परचेजेस थी उनकी 8.9 मिलियन की, वो हमने डाल दी। तो आप नीचे देख रहे हैं कि उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 543 बन रहा है। तो ये सिंपल आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सेल की फिगर डाली, परचेज की फिगर डाली। उसके बाद, और परचेज से मुराद मेरी, क्योंकि वो ट्रेड में डील कर रहे थे और वो डायरेक्ट जो है वो यही के गुड्स परचेज करके और आगे गुड्स ही बेच रहे थे। तो जाहिर है जब आप ट्रेडिंग में होते हैं तो आपके मार्जिन जो है वो बड़े नैरो होते हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उनका ग्रॉस फिगर जो है वो ये बन रहा है। अब उसके बाद आपके बाकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे होते हैं, उसके लिए ये टैब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फिगर्स डाली हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनकी सैलरीज जो थोड़ी बहुत हैं वो मैंने डाली हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा है और प्रोफेशनल चार्जेस हैं, कुछ प्रॉफिट ऑन डेट और फाइनेंशियल चार्जेस हैं, मैंने उनके वो डाले हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि हमने उनकी कुछ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे डाले। तो ये जब सारे एक्सपेंसेस आप डालते हैं, टोटल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट बन जाते हैं 297 के। ये अपने आपके जो भी खर्चे हैं, जिस जिस हेड के अंदर भी खर्चे हैं, ये सारे हेड आपके सामने हैं। जैसे कम्युनिकेशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं और ब्रोकरेज एंड कमीशन है। तो ये सारे खर्चे आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस डालेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेट जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, और ये वो नेट प्रॉफिट है जिसके ऊपर आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने वाली है, चूंकि आपने देखा कि ये जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो 10 मिलियन से कम था। तो जब 10 मिलियन से कम है तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर फिर मिनिमम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। वो 10 मिलियन से जब आपकी अमाउंट एक्सीड करती है तो वो उस वक्त जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट आप हमारे पास देख सकते हैं इस वक्त के जो अगली चीज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिजनेस टैब के अंदर, वो है उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है, उनके एडवांसेस प्री पेमेंट्स हैं, कुछ जो उन्होंने एडवांस दिए हुए थे वो हमने डाले हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। और नीचे लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो उनके पास क्रेडिटर्स कुछ पेबल्स पड़े हैं 3.5 मिलियन के, और उनका कैपिटल टोटल जो है वो 246618 है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जितनी भी आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट से मुराद जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, पेबल्स होते हैं, वो सारे आपने ये बिजनेस एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की टैब के अंदर उनको डालना होता है, जिस तरह हमने भी यहाँ पे इनको पुट किया है। तो यहाँ पे देखें कि बिजनेस टैब के अंदर आपका मैक्सिमम डाटा जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे रेवेन्यू डाल दिया, डायरेक्ट खर्चे डाल दिए, फिर उसके बाद हम नीचे आए, हमने मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे डाले, जहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ गई। देन हम नीचे गए तो हमने उसकी बैलेंस शीट भी यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद हमारे पास कैपिटल एसेट, अदर एसेट, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। फॉरेन सोर्स इनकम हमारे पास है ही नहीं उसकी, सिर्फ हम लोकल काम कर रहे हैं। तो ये अब नेक्स्ट जो टैब हमारे पास रेलिवेंट होती है वो टैक्स चार्जेबल की टैब है। यहाँ पे आप देखें तो उनके जो टैक्सेस विदहोल्ड हुए हैं वो हमने डालने हैं। आप देख रहे हैं कि एडजस्टेबल टैक्स हमारे पास कोई नहीं था, हमारे पास फाइनल और मिनिमम का टैक्स था, जो कि उनकी जो उन्होंने ट्रेड की है उसके ऊपर उनका टैक्स कटा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जाके 153 के अंदर उनके टैक्सेस कटे हुए थे। 153 1A में टैक्स कटा हुआ था 1% के हिसाब से, और कुछ उनका टैक्स कटा था 4.5 के हिसाब से। तो वो दोनों टैक्सेस
डाल दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेट टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी तीसरी चीज, चौथी चीज जो है वो भी अकोमोडेट होगी, जो हमारे टैक्सेस कटे हुए थे वो भी हमने यहाँ पे डाल दिए। अब आ जाते हैं फाइनल कंप्यूटेशन की तरफ। फाइनल कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो भी आ रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जितना उसमें टैक्स चार्जेबल बन रहा था वो भी है, और नेट जो है इस वक्त हमारे पास जितना हमारा टैक्स कटा हुआ था उस हिसाब से ही इसकी सेटिंग है, और जितना टैक्स कटा हुआ था उतना ही नॉर्मल बन रहा था, तो इसलिए नेट पेबल टैक्स जो है वो नहीं बन रहा। इसके अलावा जो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि रिटर्न तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप टर्नओवर टैक्स की फिगर यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास चूंकि ये 10 मिलियन से कम वाली कैटेगरी में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 डाली है। अदरवाइज मैं यहाँ पे जितना मैंने ऊपर रेवेन्यू डाला है वो रेवेन्यू की फिगर मैं यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ पे एक मिनिमम टैक्स भी बन जाएगा। वो मिनिमम टैक्स और ये 2,07,000 आपस में कंपैरिजन में आएंगे, जो ज्यादा टैक्स होगा वो टैक्स आपका नीचे पेबल होगा। आप देखा ना, जो टैक्स चार्जेबल बन रहा है इनका वो 2,07,000 ही बन रहा है, वो 2,07,000 ऑलरेडी इनका टैक्स जो है वो एट सोर्स जो है वो विदहेल्ड हुआ था, तो इसलिए नेट लायबिलिटी या नेट पेबल नहीं बना। तो ये बेसिकली एक बेसिक ओवरव्यू है, ऑल्दो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें टेक्निकल स्किप की हैं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी कोई जो है वो एक मिड रेंज का, एक बेसिक टू मिड रेंज लेवल की एक एक्टिविटी है, वो अपनी रिटर्न में इतनी फिगर डालेंगे। बाकी जाहिर है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, मिनिमम टैक्स और बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसके अंदर आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अटैचमेंट्स होती हैं, अगर आपने अटैचमेंट्स में इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वो फाइनल अकाउंट्स की फिगर्स मैंने आपको दिखाई थी, वो उन्होंने यहाँ पे ऐड की हैं। उसके बाद एट्रीब्यूटेबल टैब है, तो उसके अंदर जाएंगे आप, तो आपने बिजनेस सेक्टर जरूर सेलेक्ट करना है, जैसे इनका ट्रेड है तो मैंने ट्रेड के अंदर इनको ऐड किया। और एक और चीज वो नीचे आपको कहता है जाके, उसके बाद वेरिफिकेशन टैब है, वेरिफिकेशन में जाके नाम, CNIC नंबर और ये आप डाल देते हैं। और पेमेंट की टैब अगेन उसी तरह, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर आपका टैक्स को पेबल बनता है, आप टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, तो यहाँ पे आपका CPR जो है वो शो हो रहा था, उसे यहाँ से ऐड करें और उसको जाके दोबारा कैलकुलेट कर लें। बाकी ये डेप्रिसिएशन की टैब है, जो कि हमने एग्जांपल के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी की को फिगर है, तो आप अपने रेलेवेंट एसेट्स के सामने की अमोर्टाइजेशन की फिगर्स को मूव कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था, ऑल्दो ये इंतहाई बेसिक लेवल की थी और इंतहाई कम टाइम में हमने कोशिश की है कि हम इसको कवर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ आप यहाँ से जो है वो गेन कर चुके होंगे। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। मैं अब ओवर टू राशिद साहब अगेन जाऊंगा कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरी तरफ से ऑलमोस्ट ये दोनों फॉर्म्स और उनके ऊपर हमने एक शॉर्ट सी डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी कर ली हुई है। तो ओवर टू राशिद साहब। जी, हम कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस की तरफ से, उसका जरा आंसर कर लेते हैं। Does a company have to get their account audited before filing their returns, or is there a slab after which auditing becomes required? So इसमें दो चीजें, अगर आपकी AOP है मतलब अनऑडिटेड भी चल जाती है, मैनेजमेंट अकाउंट हम कहते हैं। अगर वो मैनेजमेंट अपने लेटर हेड के ऊपर या CEO जो है उसको वेट कर देता है तो वो काफी होते हैं। हाँ, अगर जो है वो 1 मिलियन से एक कंपनी का कैपिटल ज्यादा है, जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, AOP की नहीं मैं बात कर रहा, कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि वो अपने अकाउंट जो है वो प्रॉपर जो ACMA या CA अकाउंटेंट से वो है उसको ऑडिट करवाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इज सेल टैक्स आल्सो डिक्लेयर्ड एंड ट्रीटेड थ्रू आईरिस? नहीं सर, सेल टैक्स के लिए पोर्टल ही अलग है, वो e.fbr के ऊपर जब आप जाते हैं लॉगिन पासवर्ड यही होता है, लेकिन आप जब वहां पे लॉगिन करते हैं तो आप वहां पे जाके अपना सेल टैक्स मंथली बेसिस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी रिटर्न फॉर्म ही अलग है जो मंथली बेसिस पे आपको फाइल करना होता है। क्वेश्चन है, हाउ टू चूज अ रिलायबल कंपनी और इंडिविजुअल टू फाइल माय टैक्सेस फॉर मी, इज इट सेफ? नहीं देखिए, वो सिंपल ये कह रहा है है जो आप समझते हैं कि एक है इंटरनेट बिल का टैक्स डिडक्शन कहाँ से रिसीव करेंगे? सर वो अब उन्हीं से रब्ता करें, जैसे कि PDCL है, PDCL भी प्रोवाइड कर रहा है, नया टेल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उनकी हेल्पलाइन पे रब्ता करें या उनके ऑफिस विजिट करें तो वो दे देते हैं। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें ये कि एक क्वेश्चन था कि ऑडियंस की तरफ से कि अगर
लेट्स से कि एक इंडिविजुअल दो कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो एक कंपनी उसका टैक्स काट रही है, दूसरी नहीं काट रही है। अगर दोनों काट रही है तो दोनों का मिक्सचर जो स्लैब बनता है वो कम बनता है, और उनको उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़्यादा बन रही है, और जो एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो कम है। तो इस केस में वो किस तरह से जो उसकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है वो उसको किस तरह से अपनी रिटर्न में शो कर सकेगा, या वो जो डिफरेंस है उसको पे करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप एक कंपनी से फर्ज करें 5 लाख कमाते हैं, अब ये चूंकि बिलो टैक्सेबल स्लैब में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, दूसरी कंपनी से आप 2 मिलियन कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 मिलियन वाला तो ज़ाहिर अपनी ही देखेगा कि मेरे से ये 2 मिलियन विड्रॉ कर रहा है, तो वो उस हिसाब से टैक्स काटेगा। लेकिन आप जो टोटल कमा रहे हैं वो 2.5 मिलियन कमा रहे हैं, तो जाहिर है जब आप 2.5 मिलियन जाके पोर्टल में डालेंगे तो वो 2.5 मिलियन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन बनाएगा। तो जाहिर उस दौरान जो डिफरेंशियल होगा, उस डिफरेंशियल को तरीका यही है ना कि आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस भी डालें, और जो टैक्स आपका विदहोल्ड हुआ है वो भी डालें। आप सही स्क्रूटनी करें अपनी, तो यकीनन उसमें फिर वो जो हम उसको नैरो कर सकते हैं, और जो बच जाएगा यकीनन वो आपका पेएबल होगा। थैंक यू खुरम साहब। क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शार्ट है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी डिस्कशंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला।